हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके बीएसएफ आरओ आरएम के लिए भौतिक विज्ञान की सीरीज का पार्ट नंबर नेक्स्ट, जिसके अंतर्गत हम सर्कुलर मोशन तथा वृत्तीय गति तथा वर्टिकल मोशन का अध्ययन करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। चलते अपने थ्योरी पार्ट की तरफ। तो थ्योरी पार्ट क्या है? प्रक्षेप गति का है। यहाँ पे प्रक्षेप गति है कि जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है तो उसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है। तो पिंड के वेग का परिणाम दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। इस कारण पिंड के समतल वक्र पथ पर गति करता है। इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। प्रक्षेप गति एक द्विमीय गति है, अर्थात एक समतल की गति है। प्रक्षेप की गति का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। दोस्तों, बीएसएफ के एग्जाम में उस बार पूछा गया था कि यह सदैव परवलयाकार होता है। तो धनुष से छूटा बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छूटा गोला और छत पर खड़े होकर क्षैतिज दिशा में फेंकी गई गेंद, सभी का मार्ग परवलयाकार होता है। अतः ये सभी प्रक्षेप गति के उदाहरण हैं। चलते हैं अगले की तरफ। अगला जो है सूत्र है, सूत्र का डेरिवेशन है। आपके एग्जाम में डेरिवेशन तो नहीं आते, पर आपको सूत्र देखने को सीधा सीधा मिल सकता है। तो आपको याद रखना है कि क्षैतिज क्षैतिज से किसी कोण पर प्रक्षेपित जो प्रक्षेप होगा, यानी प्रोजेक्टाइल फील्ड एंड एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। तो आपको ये याद रखना है कि जो प्रक्षेप पथ आप प्रोजेक्टाइल होता है, यानी प्रक्षेप का जो पथ होता है, तो उसका जो सूत्र होता है, कि y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी अपान 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा अपान एस स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद रखना है। इस सूत्र की सहायता से आप विभिन्न सवालों को हल कर पाएंगे। चलते हैं अगले की तरफ। जो कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इट्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन के। तो u जहाँ पर प्रक्षेप वेग हो जाएगा, थीटा प्रक्षेप कोण हो जाएगा, आर क्षैतिज परास हो जाएगा, टी उड्डयन काल हो जाएगा, एच महत्तम ऊंचाई, टी ए टाइम ऑफ एसेंट्स और टी डी उतार काल जिसे बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो यहाँ पे जो उसका आवर्त काल हो जाएगा यानी उड्डयन काल हो जाएगा, टी बराबर 2u साइन थीटा अपन जी हो जाएगा। और जो टी ए यानी टाइम ऑफ असेंट यानी चढ़ने का समय यानी ऊपर जाने का समय, u बराबर साइन थीटा अपन जी हो जाएगा। नीचे उतारने का समय, जैसे किसी पिंड को नीचे की तरफ फेंक दिया है तो नीचे आने में समय u साइन थीटा अपान जी हो जाएगा। और जो उसका टोटल टाइम होगा यानी कुल टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टोटल उड्डयन काल हो जाएगा, जो हो जाएगा चढ़ान काल प्लस उतरान काल यानी टाइम एसेंट प्लस टाइम डिसेंट। आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगला अगला जो है अगला थ्योरी। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट फार्मूलाज बनते हैं कि अगर हम उसके त्वरण को यानी ए एक्स को यानी प्रारंभिक त्वरण को 0 के बराबर रख देते हैं तो हमको क्षैतिज परास यानी आर प्राप्त हो जाता है। आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। जहाँ आर मैक्सिमम के लिए साइन 2 थीटा बराबर 1 लेंगे तो साइन 90 बराबर यहाँ पे थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर जो उसका परास अधिकतम होगा यानी अधिकतम ऊंचाई पर यू स्क्वायर अपान जी हो जाएगा। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है कि प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे 36 से 45 डिग्री के कोण से ऊपर की ओर प्रेक्षित करना चाहिए। आपको याद रखना है कि हम अगर किसी वस्तु को अधिक दूर तक फेंकने की कोशिश करेंगे तो उसे 45 डिग्री के कोण पे अगर हम प्रेक्षित करेंगे तो अधिक दूर तक जाएगी। अगला है कि प्रक्षेपण कोण थीटा तथा 90 माइनस थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास समान होता है। आपको ये याद रखना है कि प्रक्षेप कोण थीटा तथा 90 माइनस थीटा दोनों के लिए जो प्रक्षेप का क्षैतिज परास होता है वो समान होता है। और यहाँ पे h बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g और h मैक्स बराबर होता है यू स्क्वायर अपान 2g। चलते हैं अब एक समान यानी वृत्तीय गति की तरफ। वृत्तीय गति क्या होता है? जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय मार्ग से अचल चाल से चलती है तो इस प्रकार की गति को समान वृत्तीय गति कहते हैं। समान वृत्तीय गति क्या होती है? दोस्तों, किसी सर्कल का एक पॉइंट मानकर उसके चारों ओर घूमने की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन होता है। कोणीय विस्थापन क्या होता है?
एक समान गति गति करते हुए कण की त्रिज्या सदिश एक निश्चित समय अंतराल में जितना कोण घूम जाती है वह उसका कोणीय विस्थापन कहलाती है। कोणीय विस्थापन क्या होता है? डेल्टा थीटा अपन डेल्टा एस अपन डेल्टा आर, जहाँ डेल्टा एस क्या है? डेल्टा एस है त्रेज सदिश, यानी त्रिज्य सदिश है डेल्टा एस। तो दोस्तों कोणीय विस्थापन है, कोणीय विस्थापन का मात्रक जो होता है वो रेडियन होता है और ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि वह राशि होती है जिसमें दिशा के साथ परिमाण भी होता है, यानी परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो वो सदिश राशि होती है। दोस्तों अब अगला है कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है कि प्रति गति करता हुआ कोई पिंड 1 सेकंड में वृत्त के केंद्र पर जितना कोण बनाता है उसे पिंड का कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रकट करते हैं। ओमेगा बराबर क्या होता है? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। आपको ये सीधा सीधा याद रखना है। यदि एक पूरा चक्कर लगाने में लिया गया समय टी हो तो उसका जो कोणीय वेग हो जाएगा ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी हो जाएगा। आपको ये भी पता रखना है। अगला है कि 1 सेकंड में n चक्कर लगाए तो उसका जो ओमेगा हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1 सेकंड में अगर n चक्कर लगाता है तो उसका ओमेगा 2 पाई n हो जाएगा। और कोणीय वेग और रेखीय वेग, कोणीय वेग ओमेगा और रेखीय वेग v में संबंध हो जाएगा v बराबर ओमेगा इंटू आर। आपको ये याद रखना है, इससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। चलते हैं अगले की। अगला जो है नोट है कि सभी कणों का कोणीय वेग समान होता है। सभी कणों का कोणीय वेग समान होता है, चाहे कण घूर्णन अक्ष के पास हो या उससे दूर, परंतु रेखीय वेग भिन्न भिन्न होता है। जो कण के अक्ष से जितनी दूरी पर होगा उसका रेखीय वेग उतना ही अधिक होता है। आपको ये याद रखना है। अगला है कोणीय त्वरण यानी एंगुलर एक्सीलरेशन। कोणीय त्वरण क्या होता है? कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय त्वरण अल्फा बराबर होता है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, यानी कोणीय त्वरण अल्फा बराबर होता है d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर और इसका जो मात्रक होता है वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। अगला है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एक सर्कुलर मोशन के लिए यानी वृत्तीय गति के लिए परिणाम में लगातार परिवर्तन के कारण उत्पन्न त्वरण स्पर्श रेखीय त्वरण कहलाता है। इसे एटी से सूचित करते हैं। एटी बराबर डीवी बाई डी होता है। आपको ये सीधा सीधा याद रखना है। दिशा में लगातार परिवर्तन के कारण उत्पन्न त्वरण हमेशा विकेंद्र त्वरण होता है, जिसकी दिशा हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इसे त्रैज्य त्वरण या केंद्र को खोजने वाला त्वरण भी कहते हैं। इसे ए आर से सूचित करते हैं। ए आर बराबर क्या होता है? वी स्क्वायर अपान आर। तो यहाँ पे दोस्तों वी अपान आर इंटू ओमेगा हो जाएगा, तो ए आर बराबर आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। आपको ये रिलेशन याद रखना है। चलते हैं अगले की तरफ। अगला क्या है? अगला जो होता है कि त्वरण में परिणामी त्वरण जब पूछा जाता है तो जब परिणामी त्वरण का फार्मूला निकल के आता है कि ए बराबर अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल। वह बल जो किसी कण के वृत्तीय पथ को घूमने के लिए रेखीय पथ से विचलित करता है, त्रिज्य दिशा के अनुदिश अंदर की ओर कार्यरत होता है, अभिकेंद्र बल कहलाता है। अभिकेंद्र बल क्या होता है कि केंद्र की त्रिज्य दिशा के अनुदिश अंदर की ओर कार्य करता है, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? ए बराबर एम वी अपान आर होता है। यहाँ पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी? v की वैल्यू हो जाएगी r इंटू ओमेगा। r से r एक कट जाएगा तो ओ एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर एम आर इंटू टी स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर एम आर एन स्क्वायर वी बराबर आर ओमेगा। ये आपको रिलेशन याद रखना है। तो चलते हैं आगे की तरफ। अगला आप केंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। अब केंद्रीय बल क्या होता है? केंद्र की ओर लगता था और ये केंद्र से बाहर की ओर लगता है। अगला है अजड़त्तीय फ्रेम के न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसी बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में पिंड से कोई संबंधित नहीं किया जा सकता। ये छद्म बल जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अब केंद्रीय बल प्रतिक्रियात्मक बल नहीं है, यह केवल घूर्णन करते हुए तंत्र में प्रभाव में आते हैं। अब केंद्रीय बल सर्वसाधारण उपयोग हल्के एवं भारी तरल पदार्थों को पृथक करने में होता है। जैसे क्रीम को पृथक करी यानी दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? उसे अपकेंद्री बल की प्रक्रिया कहते हैं। आपको ये याद रखना है। अगला है वृत्तीय गति के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यानी उदाहरण है कि समतल वृत्ताकार सड़क पर कार की जो गति होती है तो उसका जो वेग हो जाएगा वो हो जाएगा v बराबर अंडर रूट म्यू आर जी। आपको ये पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट
एग्जाम्पल स्टार्ट होते हैं, आप इन्हें ध्यानपूर्वक अपनी कापी पर लिखते जाइएगा। है कि प्रक्षेप के पथ की आकृति कैसी होती है? तो दोस्तों जो प्रक्षेप के पथ की आकृति होती है वो परवलयाकार होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रक्षेप की पथ की आकृति परवलयाकार होती है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रक्षेप गति में अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप कोण का मान कितना होना चाहिए? तो प्रक्षेप गति में अधिकतम क्षैतिज परास के लिए जो प्रक्षेप कोण का मान होना चाहिए वो 45 डिग्री होना चाहिए। आपको ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेप गति में कोटिपूरक कोणों के युग्म पर क्षैतिज परास क्या होता है? दोस्तों जो प्रक्षेपित कोण के कोटिपूरक कोणों के बीच युग्म के बीच क्षैतिज परास होता है वो इक्वल होता है, यानी समान होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृत्ताकार गति तथा प्रक्षेपित गति दोनों ही द्विमीय गति के उदाहरण हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच कितने डिग्री कोण बनता है? इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 90 डिग्री का कोण बनता है। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रक्षेप की गति हवा के प्रतिरोध को सम्मिलित कर लिया जाए तो निम्नलिखित में किसकी वृद्धि होती है? तो उसके जो उड्डयन काल होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई पर उसके परास के तुल्य है, तब प्रक्षेप का कोण यानी tan थीटा का मान कितना होता है? तो जो tan थीटा का मान होता है 4 होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी फॉर डिफेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, क्षैतिज से कुछ ऊंचाई पर जाते हुए एक बम वर्षक को पृथ्वी पर किसी लक्ष्य पर बम गिराना है तो बम गिराने पे वो क्या करे? तो लक्ष्य के जब आगे आ जाए तब बम गिराए तो लक्ष्य पर एकदम सटीक निशाना बैठेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि एक गेंद को किसी मीनार की चोटी पर 60 डिग्री ऊर्ध्वाधर प्रेषित किया जाता है तो इसका वेग का ऊर्ध्व घटक क्या होगा? तो इसके वेग का जो ऊर्ध्व घटक होगा पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड अचल चाल से गतिमान है, इसके त्वरण संभव हैं। यानी जो एक पिंड अचल चाल से गतिमान है तो इसका जो त्वरण संभव है वृत्तीय गति में, यानी एक समान वृत्तीय गति में किसी पिंड का जो चाल होती है वो अचर होती है, यानी पिंड की चाल कांस्टेंट होती है। अगला क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? एक समान वृत्तीय गति में जो दोस्तों उसकी चाल होती है वो तो नियत होती है और त्वरण और वेग दोनों लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी फॉर सी डी एस एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक कण को एक समान चाल से वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है तो कण का जो त्वरण हो जाएगा वो स्पर्श रेखा के अनुदिश हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक स्थान पर वृत्ताकार मोड़ आगे किसी मार्ग पर एक कार चल रही है। जब कार मार्ग के वृत्ताकार भाग में आती है तब उसमें कौन से पहिए थोड़े से ऊपर उठने लगते हैं? तो अंदर वाले। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकाश में उड़ता हुआ वायुयान क्षैतिज तल से यू मोड़ ले रहा है, ऐसा करते समय उसके पंख जो हैं अंदर की ओर झुक जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जब दूध मथा जाता है तो इससे मक्खन अलग हो जाता है, ये क्या है? अपकेंद्री बल के कारण। इसका ऑप्शन नंबर सी फॉर सी डी एस एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई कार एक वृत्ताकार मोड़ वाली सड़क पर क्रांतिक वेग के अधिक से वेग से गति करती है तो इसके प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? अंदर वाले पहिए सड़क को पहले छोड़ते हैं, बाहर वाले पहिए प्रतिक्रिया के वेग के साथ घटती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी बी एवं सी दोनों एकदम करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि क्षैतिज वृत्त पर नियत चलती हुई घूमती हुई वस्तु का क्या नियत रहता है? दोस्तों जो क्षैतिज वृत्त पर नियत चाल से घूमती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो कांस्टेंट होती है। आपको ये याद रखना है कि एक समान वृत्तीय गति में जो क्या होता है, एक समान वृत्तीय गति में तो उसकी चाल नियत होती है और त्वरण उसका घटता बढ़ता रहता है, और क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से घूमती हुई वस्तु की जो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा नियत होती है। ये रहे दोस्तों हमारे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।